स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमुद पर। आप सब लोगों का कहना था कि सर आप सेकंड शिफ्ट की भी आंसर की लाएं और उसमें सही सही ऑप्शंस बताएं, क्या सही है क्या गलत है। और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स शीट MPSB ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट की जारी की है, शाम की शिफ्ट में उन्होंने जो है सही आंसर क्या है वो जारी नहीं किया है, पर हमने 2 बच्चों को वहाँ पर भेजा था और उन्होंने वहाँ पे आवेदन भी दिया है, आवेदन की रिसीप्ट भी है, इसके बावजूद भी उन्होंने संशोधन नहीं किया है। तो आज भी एक बच्चा जाएगा वहाँ पे, एक एप्लीकेशन दे के आएगा। क्या गड़बड़ करते हैं क्या नहीं करते हैं, आज मैं कोशिश करूँगा कि उनको मेल भी मैं डालूँ। तब तक अपन ये इसमें एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें हमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि वो गड़बड़ हैं, और इसके बाद एक और मैं वीडियो करूँगा जो आपको कंप्लीट हम दोनों शिफ्ट का एनालिसिस बताएंगे, क्या हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम दूसरा क्वेश्चन पेपर जो आंसर की MPSB ग्रुप 5 के द्वारा जारी की गई है उसमें से उन्होंने सही आंसर नहीं बताए हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला है द चेन इन्वॉल्व्ड इन क्लास स्विचिंग इज। क्लास स्विचिंग में शामिल श्रृंखला क्या है, इसका सही ऑप्शन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, S डाइसल्फाइड, J और H। तो इसका राइट आंसर जो है वो है H। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी सेल्स शुड बी काउंटेड इन DLC टू यील्ड हायर एक्यूरेसी। कितनी सेल्स DLC की काउंट करना चाहिए कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, हायर एक्यूरेसी आए। तो मैं आपको बता देता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करो उतना अच्छा है। 80 से 100 गलत है, ठीक है। इसके अलावा 200 से 250, 200 से 500 है ये, तो यही जो है ऑप्शन सही है। 80 से 100 गलत है, 50 से 100 गलत है और नेक्स्ट ऑप्शन भी गलत है। 200 से 500 ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.010 इज फाउंड इन। जो पूछा गया है कि जो फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010, उसमें निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, या रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, या क्रोनिक रीनल फेल्योर हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट जवाब जो है वो है क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बताया गया है वो उसमें मैसिव प्रोटीन यूरिया आता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया आता है। और मल्टीपल माइलोमा जो है नहीं माफ़ कीजिए, मल्टीपल माइलोमा नहीं, मैसिव प्रोटीन यूरिया आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द केस ऑफ स्टूल कलेक्शन द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एक्सेप्ट। स्टूल कलेक्शन के लिए निम्नलिखित में से जो सेंटेंस दिए गए हैं सभी सही है सिवाय एक के। किसके? सिवाय एक के। इसमें भी जो सेकंड शिफ्ट का है इसमें भी एक्सेप्ट पूछे गए हैं, तो अपन पढ़ लेते हैं इसको। मॉर्निंग सेपल इज प्रिफर्ड, बिल्कुल सही है। लक्षण मौजूद हैं तो उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। एग्जामिन विद बनावर ऑफ कलेक्शन, स्टूल मस्ट बी फ्रेश, तो यही जो सेकंड वाला है यही सही है। ये अपन देख रहे हैं कि लक्षण अगर मौजूद हैं तो उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। आफ्टर FNAC द स्मीयर इज स्टेन विद द फॉलोइंग स्टेन। FNAC करने के बाद जो आप स्मीयर प्रिपेयर कर रहे हैं उसको किससे स्टेन किया जाना चाहिए, ये भी एक्सेप्ट है। मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा और गलत पे ही हमें चूज करना है। तो डिस्कस कर लेते हैं। HNE स्टेनिंग बिल्कुल कर सकते हैं, जिम्सा स्टेनिंग, पैप स्टेनिंग, ग्राम्स स्टेन। तो FNAC में तीनों तरह की स्टेन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं थी कि जिम्सा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, HNE कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो पैप भी कर सकते हैं, जिम्सा भी कर सकते हैं, HNE भी कर सकते हैं, ग्राम्स स्टेन FNAC के बाद नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पूछा गया है कि जो बायोसिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के किस भाग से प्रोटीन का जैव संश्लेषण शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें अपन देख लेते हैं C टर्मिनल, Z टर्मिनल, N टर्मिनल और Y टर्मिनल। तो इसका राइट जवाब जो है वो है N टर्मिनल, ठीक है दोस्तों, क्या है N टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। क्रिसेंट्रिक या सिकल शेप्ड गैमेटोसाइट्स आर सीन। किस प्रकार के मलेरिया में सिकल शेप्ड जो है गैमीट्स दिखता है या क्रिसेंट्रिक दिखता है। तो ये तो फैल्सीफेरम ही है इसका जवाब सही। प्लाज्मोडियम मलेरी
और प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एज अ राइट आंसर है। इसमें कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस इसमें आपको याद रखना है कि जो साइजोन्स स्टेज होती है वो भी इसमें नहीं पाई जाती है, अगर आगे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो, है ना, सिजोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। चारकोट लिंडन क्रिस्टल आर सीन इन द स्पुटम इन इन्फेक्शन विथ। पूछा गया है कि जो चारकोट लिंडन क्रिस्टल्स होते हैं निम्नलिखित स्पुटम स्पेसीमेन में निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टल दिखाई देते हैं, कौन सी निम्नलिखित ऑप्शंस में से? तो पैरागोनिमस वेस्टरमनी, क्लोनोर्कस साइनेसिस, फेसियोलिप्स बुस्की या फेसियोला हेपेटिका। तो राइट जवाब इसका जो है पहला ही ऑप्शन है, पैरागोनिमस वेस्टरमनी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द ड्रैकोनुकुलस मेडिनेंसिस? ड्रैकोनुकुलस मेडिनेंसिस के संक्रमण का तरीका क्या है? इंजेक्शन है, स्किन पेनिट्रेशन है, इनहेलेशन है या इनोकुलेशन है? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसका राइट जो जवाब है वो इंजेक्शन है। क्या है? इंजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ सिस्टोट्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये पूछा गया है कि जो स्टेरॉइड सिस्टोट्स का उत्सर्जन तंत्र है कोशिकाओं से बना होता है, बोन से, फैट से, स्टेम से या फ्लैम से। तो इसका राइट जवाब जो दिया है वो है फ्लैम। ठीक है दोस्तों, क्या है? फ्लैम है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रस्ट साइटोलॉजी यूज्ड इन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। क्रस्ट साइटोलॉजी को मैं दोस्तों बता देता हूँ, इसको स्क्वैश बोलते हैं। ऐसी साइटोलॉजी जिसकी एफिनेसी ना की जा सके। ठीक है, क्या ना की जा सके? एफिनेसी ना की जा सके। तो अब निम्नलिखित में से किसकी एफिनेसी नहीं कर सकते? और स्क्वैश टेक्निक मैंने एक वीडियो बनाया था साइटोपैथोलॉजी का, जो टेक्निक्स होती हैं कैसे आप स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, उसका एक वीडियो बनाया था। इसको स्क्वैश का अपन टिश्यू फ्रैगमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? टिश्यू फ्रैगमेंट लेते हैं और उसको ग्लास स्लाइड पर रखते हैं और उसको स्प्रेड कर देते हैं। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो है न्यूरोपैथोलॉजी। ठीक है, न्यूरोपैथोलॉजी की हम एफिनेसी नहीं कर पाते हैं। छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा आता है, उसको ग्लास स्लाइड पर रख के उसको स्क्वैश टेक्निक की तरह उसको हम क्रस्ट साइटोलॉजी करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बच्चों ने साइटोपैथोलॉजी लगाया है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज नॉन एसिडिक? पूछा गया है निम्नलिखित में से जो डाई जो है वो नॉन एसिडिक है। हेमेटॉक्सिन है, ऑरेंजी है, यूशिन है और कॉन्गो रेड है। तो ये तीनों की तीनों जो हैं आपकी कैसी हैं? ये तीनों की तीनों डाई जो हैं वो एसिडिक नेचर की हैं, है ना, और बेसिक कंपोनेंट्स को कलर देती हैं। ये हर एक रोमनवस की डाई या और भी जो डाई होती है उसका एक प्रिंसिपल होता है कि जो एसिडिक डाई होती है वो बेसिक कंपोनेंट को कलर देती है और जो बेसिक डाई होती है वो एसिडिक कंपोनेंट्स को कलर देती है। तो इसका सही जवाब जो है वो है हेमेटॉक्सिलिन। हेमेटॉक्सिलिन कैसी डाई है? बेसिक डाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसाइडेज फाउंड इन सीमेन इज ड्राइव्ड फ्रॉम। बीर में पाया जाने वाला न्यूट्रल अल्फा ग्लाइकोसाइड निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? लेडिंग सेल्स है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है या एपिडाइमिस है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन कैंसिल होगा। अब बोलोगे आप सर कि आप कैसे बोल सकते हो, इतना श्योर हो कि कैंसिल होगा? सही जवाब है, सब कुछ है, लेकिन हमने 3 आंसर की चेक की हैं, रिस्पॉन्स शीट चेक की हैं बच्चों की। एक बच्चे ने इसमें सेमाइनल वेसाइकल किया है तो सही आया है, दूसरे बच्चे ने इसमें एपिडिडाइमस किया है तो भी सही आया है। इसलिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से, अगर किसी ने ऑब्जेक्शंस लगाया होगा तो कैंसिल होगा, अगर नहीं भी लगाया है तो आप अभी लगाइए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस। द फॉलोइंग आर द फिक्जेटिव्स यूज्ड फॉर द वेट फिक्सेशन एक्सेप्ट। फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से सारे जो दिए गए हैं वो आपके वेट फिक्जेटिव है लेकिन एक को छोड़ के। तो पढ़ लेते हैं कि वेट फिक्जेटिव में किस प्रकार के हम फिक्जेटिव्स यूज करते हैं। तो यस, एथेनॉल करते हैं, 70% पहले क्रॉस कर देते हैं, यही सही आंसर है। ठीक है, 70% ही सही आंसर है। एथेनॉल यूज करते हैं, प्रोपेनॉल यूज करते हैं, मेथेनॉल करते हैं वेट फिक्जेटिव में, लेकिन 70% नहीं करते। 95% अगर अल्कोहल होता तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर लंबर पंचर इज। लंबर पंचर के लिए निम्नलिखित में से क्या संकेत होना चाहिए? तो सबअरकनॉइड हेमरेज या फिर आपका
डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस, या फिर आपका जो है रेस्ट इंटरक्रैनियल प्रेशर, या ब्रेन ट्यूमर। तो राइट जवाब जो है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, क्या है? सब अरेक्नॉइड हेमरेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मशीन यूज फॉर द सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड, सबको पता है, इसमें अपन ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका जवाब क्या है? माइक्रोटोम। ठीक है, क्या जवाब है? माइक्रोटोम। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का कंपोजिशन क्या होता है? तो इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। इसका जो है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डू गैलेक्टोज, बी नंबर का राइट जवाब है। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, नहीं, यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्लड इज एडेड टू NY10HCl हीमोग्लोबिन इज कन्वर्ट टू, जब भी आप हीमोग्लोबिन में या RBC में ब्लड में NY10HCl ऐड करते हैं तो क्या बनता है? एसिड हेमेटन। क्या बनता है? एसिड हेमेटन। ठीक है, जो कि कितने मिनट तक के लिए स्टेबल होता है? 10 मिनट। 10 मिनट के बाद फेड होने लग जाता है और ये 3 प्रकार के हीमोग्लोबिन डिटेक्ट नहीं करता है, सल्फ हीमोग्लोबिन, शाइनमीट हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पिछले वाले फर्स्ट शिफ्ट की मैंने आंसर की में भी आपको बताया था, इसमें भी आपको बता देता हूँ। तो एसिड हेमेटन जो है सही जवाब है। फेरिक क्लोराइड गलत है। एल्कलीन हेमेटन, एल्कलीन हेमेटन भी किसके लिए करते हैं? ये भी HB डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें किसी हीमोग्लोनोमीटर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हम कैलोरीमीटर से ही करते हैं। पर राइट जवाब आपका था एसिड हेमेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि अपॉन रोमनोवस्की स्टेन द स्मीयर अपीयर एक्सेस ब्लू डू टू द विच ऑफ, किस वजह से रोमनोवस्की स्टेन अगर करते हैं तो अत्यधिक नीला दिखाई देता है? तो ये इसका प्रिंसिपल बता देते हैं। जितनी भी हमारी रोमनोवस्की डाई होती हैं कैसी होती हैं? वो न्यूट्रल होती हैं। रोमनोवस्की डाई नहीं, स्टेन की बात बोल रहा हूँ मैं। डाई अलग चीज़ हो जाती है, स्टेन अलग हो जाती है, तो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि एसिडिक और बेसिक इसका कंपोनेंट जो भी होता है, दोनों पॉलीक्रोमेटिक डाई होती है, दोनों को कलर देती है, चाहे न्यूक्लियस हो चाहे साइटोप्लाज्म हो। तो किस वजह से अत्यधिक नीला हो जाएगा? तो एसिड की वजह से तो रेड होगा। क्या होगा? रेड होगा। अगर यहीं बेसिक लिखा होता दोस्तों, क्या लिखा होता? बेसिक, बेसिक पीएच, तो क्या हो जाता? ये हो जाता आपका ब्लू। लेकिन ये नहीं लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है तो हमें दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। एक्सेसिव वॉशिंग, नहीं, ये नहीं। टू लॉन्ग स्टेनिंग टाइम, बिल्कुल, अगर अधिक समय तक रख दोगे तो आप क्या हो जाएगा? अत्यधिक नीला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली विच टाइप ऑफ ब्लड इज कैरीड बाय वेन्स, ये तो सिंपल सा पूछा गया है कि वेन से किस प्रकार का ब्लड जो है कैरी होता है। तो आप सबको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मैंने बच्चों एक अच्छे से बच्चों को रटवाया था कि वेन का मतलब होता है बुरा, है ना, अगर आप भूल जाते हो, और आर्टरी का मतलब होता है अच्छा। बस एक एक्सेप्शनल है, वो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है, जहां इसका उल्टा होता, नहीं तो आपको याद रखना वेन से बुरा और आर्टरी से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोड्यूस इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? सो आप सबको पता होना चाहिए, प्रोटीन करता है। क्या करता है? प्रोटीन करता है। फैट नहीं करता है, प्रोटीन करता है ना, कार्बोहाइड्रेट नहीं करता और अमाइनो एसिड्स नहीं करता। तो प्रोटीन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। न्यूट्रल डाई विल स्टेन, ये भी क्वेश्चन दोस्तों गलत है। प्राकृतिक लिखा है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा या कोई भी बच्चा इस पे अगर ऑब्जेक्शंस लगाना चाहे लगा सकता है। 100% जो है क्वेश्चन क्या होगा? कैंसिल होगा। क्या होगा? कैंसिल होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में न्यूट्रल लिखा है और न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन और हिंदी में प्राकृतिक मतलब नेचुरल। तो नेचुरल इसमें आ जाता है आपका क्या? हेमेटॉक्सिन। लेकिन फिर भी आप मैं ऑप्शन इसका बता देता हूं सही। न्यूट्रल डाई का मतलब है बोथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्या है? बोथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ यूरोविलिनोजन इन द यूरिन। यूरोविलिनोजन का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। वेनेडिक्ट का तो हम करते हैं काय के लिए? करते हैं शुगर के लिए, यूरिन शुगर। ठीक है। हेज का हम करते हैं बाइल सॉल्ट के लिए। ठीक है। वेंजीडाइन हम ओकल्ट ब्लड। ठीक है बच्चों।
एहरलेच का यूज करते हैं यूरोबिलिनोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता हृदय वाहिनी रोग के जोखिम के विपरीत रूप से संबंधित है। विपरीत पूछा गया है, क्या पूछा गया है? विपरीत। ये बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो रहे थे, मेरे पास फोन आया, बोले सर विपरीत रूप से पूछा गया है, उल्टा। तो एलडीएल से होगा, आईडीएल से होगा, वीएलडीएल से होगा, जिससे नहीं होगा वो क्या है आपका एचडीएल। एचडीएल क्या होता है आपका? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कैसा होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और विपरीत ही पूछा है। और एलडीएल कैसा होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है बच्चों, तो एचडीएल इज अ राइट आंसर। वकल स्मीयर आर मेनली यूज फॉर द एग्जामिनेशन। ये तो पूरा का पूरा रखा आया गया। हमारा जो साइटोपैथोलॉजी का एमसीक्यूएस बनाया था मैंने, उसमें क्वेश्चन डाला था वार बॉडीज, है ना? क्या है दोस्तों? वार बॉडीज। और वार बॉडीज जो पाई जाती है फीमेल के न्यूट्रोफिल से अटैच्ड रहती है, मैं बता दूं आपको। तभी उसका जो है ड्रम स्टिक शेप का आपको न्यूट्रोफिल दिखेगा। हाई लेवल ऑफ आईजीजी इन सीरम आर सीन। जो हाई लेवल की आईजीजी सीरम में सीन होगी वो एक्जिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, एंटेरिक फीवर होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या होगा? वो एक्जिमा होगा। उसका राइट जवाब दोस्तों क्या है? एक्जिमा है। क्या है? एक्जिमा। एक्जिमा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर हेट्रोग्लाइकेंस एक्सेप्ट। फिर पूछा गया है, ये एक्सेप्ट वाले बहुत क्वेश्चन हो गए हैं बच्चे, आपको अच्छे स्टैंडर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट हेट्रोग्लाइकेन, इसके सिवाय क्या होता है? हेपेरिन, केराटिन सल्फेट, डेक्स्ट्रिन्स और हाइलायूरोनिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो जवाब है वो सही है डेक्स्ट्रिन। ठीक है। व्हाट डज द राइट शिफ्ट ऑफ द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कर्व इंडिकेट्स। इसके बारे में बहुत उठापटक चल रही है कि जो राइट से शिफ्ट होती है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कर्व, उसमें क्या निम्नलिखित में से इंडिकेशन होता है? तो देखो 60% तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ही होता है, पर फिर भी अगर बच्चों किसी के पास सबूत मिलता है तो ये डिक्रीज वाला ऑप्शन भी मत भूलिएगा, है ना? ये मैं आपको 60% बता रहा हूँ इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। फिर भी अगर ऑप्शन लगता है किसी को तो आप उसमें आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। द कॉमन फिक्सेटिव यूज इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जो कॉमन फिक्सेटिव यूज करते हैं वो कौन सा है? साइटोपैथोलॉजी से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए हैं, तो देख लेते हैं। इसमें 10% नहीं करते, 40 नहीं करते, 95% करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन इसमें से आया था, तो 95% एल्कोहल या एथेनॉल भी लिखा आ सकता है आगे वाले क्वेश्चंस पेपर में। ठीक है। द डिजीज दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। निम्नलिखित में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सी डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है? साइटोमेगालोवायरस, मलेरिया, HIV एड्स, अस्थमा। तो ये तो सब लगा लेंगे कि तीनों के तीनों जो है ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, लेकिन अस्थमा जो ट्रांसमिटेड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम नेगेटिव वेसिलाई। निम्न में से कौन सा वेसिली ग्राम नेगेटिव है? तो पहले देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव। तो पहले ही आपका जो है ग्राम नेगेटिव है स्यूडोमोनास, एरिगनोसा, बाकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस सिट्रस, स्टेफाइलोकोकस, और ये सारे के सारे क्या हैं? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज का एक उदाहरण क्या है? तो सबको पता होगा, एरिथ्रोज। क्या है? एरिथ्रोज। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ऑल आर फ्री लिविंग अमीबा एक्सेप्ट। सभी स्वतंत्र रूप से रहने वाले अमीबा हैं सिवाय, ऑप्शन देख लेते हैं, बॉलूमिथम sp। ठीक है। इसके अलावा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसके बाद नेगलेरिया फाउलेरिया, इसके बाद एक्एंथेमीबिया। तो कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट जवाब जो है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कास्टानेडा मेथड फॉर कल्चर इज यूजफुल फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ। ये भी बहुत बच्चों ने गलत करके आए हैं। कास्टानेडा कल्चर जो विधि निम्नलिखित प्रयोगशाला निदान के लिए उपयोगी है, तो इसमें से आपको एलिमिनेट करना चाहिए था बच्चों। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हैजा को एलिमिनेट करो, ट्यूबरक्लोसिस को करो, टेटेनस को करो, एंटेरिक फीवर के लिए ये यूज होता है। ठीक है। किसके लिए? एंटेरिक फीवर, जो अतड़ी बुखार होता है। क्या होता है? अतड़ी बुखार, आंत वाला बुखार। जैसे हमारा कौन सा है? जैसे हमारा विडाल मतलब जो टाइफाइड होता है वो एंटेरिक फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द आइडियल साइट फॉर द बोन मैरो एस्पिरेट इन इन्फेंट्स। बच्चों में पूछा गया है आइडियल साइट क्या होती है?
तो हमेशा याद रखना है क्या पूछा गया है, इन्फेंट्स में, शिशुओं में पूछा गया है कि अगर बोन मैरो एस्पिरेट करना है तो कहाँ से करेंगे। तो देख लेते हैं अपन, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टेब्रा, ये तो पूरी तरह से एडल्ट में भी गलत है, ठीक है, वहाँ नहीं कर सकते हैं। स्टर्नम तो एडल्ट है ना। लोअर एंड ऑफ द फीमर, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अपर एंड ऑफ द टीबिया, टीबिया से करते हैं, टीबिया के अपर एंड से करते हैं। और मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, सलाह और लीमा निडल का यूज करते हैं। और इसका गेज जो होता है वो कितना होता है, 18 गेज। कितना होता है, 18 गेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स हु हैव डी एंटीजन ऑन द रेड सेल सरफेस आर, ये पूछा है वे व्यक्ति जिनके लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर डी एंटीजन होता है तो पॉजिटिव होते हैं, सीधी सी बात है। इसमें देख लेते हैं, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, BRH नेगेटिव, RH नेगेटिव, ये तो इसका तो सही जवाब जो है RH पॉजिटिव है, बहुत सिंपल सा है, एंटी-डी होता है। सिस्टोसाइट्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सिस्टोसाइट जो है निम्नलिखित में से किस कंडीशंस में देखा जा सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, सही जवाब यही है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। थैलेसीमिया में नहीं है, सिकल सेल एनीमिया में नहीं है, और हेरिडिटी। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में दोनों में आपको क्या मिलेगी, टारगेट सेल्स मिलेंगी, ठीक है, टीयर ड्रॉप सेल्स मिलेंगी, लेकिन ये नहीं मिलेगी आपको जो आपकी सिस्टोसाइट्स हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच वाइट ब्लड सेल्स इन द एमेस्टिगोट फॉर्म ऑफ द लीशमैनियल डोनोवानी इज सीन इनसाइड स्मीयर, बफी कोट स्मीयर में किस श्वेत रक्तकणिका के लीशमैनियन डोनोवानी का ओमेस्टिगेट पाया जाता है। तो एशनोफिल, वैसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, तो सही जवाब इसका जो है वो है मोनोसाइट। क्या है, मोनोसाइट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेंस, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में क्या कंटेन रहता है। तो ये सब बच्चों ने पढ़ रखा है, मोनोसेकेराइड्स होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो है लिपोपॉलीसेकेराइड्स होता है, ठीक है। और टिकोइक एसिड इसमें एब्सेंट रहता है ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉलोइंग आर द कॉमन साइट ऑफ एफएनएसी एक्सेप्ट, सारी एफएनएसी की कॉमन साइट है, एक को छोड़ के। ये हूबहू वही क्वेश्चन आ गया जो मेरे एमसीक्यूएस में मैंने डाला था। तो थायराइड, ब्रेस्ट, लिम्फ नोड, बिल्कुल बिल्कुल वही का वही उठ के आया है। तो जो स्प्लीन है ये कॉमन साइट नहीं है, वहाँ की थायराइड, ब्रेस्ट और लिम्फ नोड जो है कॉमन साइट है, एफएनएसी इसमें की जा सकती है। द एंटीबॉडी रिएक्टिंग विथ कार्डियोलिपिन इज नॉन एज, तो ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि जो कार्डियोलिपिन होती है वो एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी से रिएक्ट करती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रिएजेंट आता है हमारा वो आता है रिएजिन या रैगिन भी बोलते हैं इसको, रिएजिन या रैगिन। तो राइट आंसर ये है, ये एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और इस सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए RPR टेस्ट से की जाती है ना, रैपिड प्लाज्मा रैगिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन प्रेजेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट नॉट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा घटक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद है लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं है। तो कैप्सूल, पिली, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये तो बिल्कुल सब कुछ होगा, केवल इसका जो राइट आंसर है वो है लिपिड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ बिलो द लोअर रेफरेंस लिमिट इज नॉन एज, अगर टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ कम हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको ओलिगोस्पर्मिया ही बोलेंगे। क्या पूछा है, स्पर्मेटोजोआ, अगर सीमेन होता तो क्या हो जाता, एस्पर्मिया हो जाता, ठीक है, टोटल अगर हो जाता, लेकिन स्पर्मेटोजोआ पूछा है तो ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है भाई। टोटल जितने क्या होते हैं, 6 होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं, अगर सिंपल डाले हैं तो सिंपल ही डाले हैं, कुछ ऐसे डाले हैं भटकाने वाले तो भटकाने वाले ही डालेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निम्नलिखित में से जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा रक्त आदान के समय जो है माध्यम से फैलता है। तो देख लेते हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया है, CMV, हेपेटाइटिस ए है, सिफिलिस है। जी हाँ दोस्तों, सिफिलिस ही जो है ट्रांसफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको ओलिगोयूरिया बोलेंगे। अगर डिक्रीज होगी तो है ना, क्या बोल रहे हैं, ओलिगोयूरिया। पूरी तरह से अगर एब्सेंस हो जाती तो क्या बोलते हैं उसको, एनयूरिया बोलते। और अगर 2.5 लीटर से ज़्यादा हो जाती तो उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है।
वॉट अल्ट्रेशन इन द मैनुअल मेथड कैन बी फॉलोड इन टीएलसी इज वेरी लो। अगर बहुत ज़्यादा टीएलसी लो आती है तो आप कौन सी मेथड का यूज करेंगे? 1:10 डाइल्यूशन से आप उसको डाइल्यूट करेंगे, फिर काउंट करेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड आए हैं। ट्यूबरकुलोसिस लिम्फ नोड एस्पिरेट विद ग्रेनुलोमा कंपोज ऑफ द एपिथेलियल सेल्स सो न्यूक्लियाई। ये पूछा है कि अगर लिम्फ नोड की ट्यूबरकुलोसिस है और वो एस्पिरेट करते हैं और ग्रेनुलोमा उसमें कंपोज होता है तो एपिथेलियल सेल्स कैसी दिखेंगी आपके, उसके न्यूक्लियाई कैसे दिखेंगे? तो स्टार शेप दिखेंगे क्या, क्लस्टर दिखेंगे क्या, स्प्लेंडर दिखेंगे क्या, स्लीपर दिखेंगे क्या? तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज हुए हैं वो हुए हैं क्लस्टर में। लेकिन मैं आपको बता दूं सही जवाब इसका कैसा है। जो न्यूक्लियाई सेल्स दिखती हैं वो स्लीपर शेप दिखती हैं, चप्पल की जैसी दिखती हैं। कैसे दिखती हैं? चप्पल की तरह। क्लस्टर तो दिखता है उसका, लेकिन इन्होंने पूछा है न्यूक्लियोलाई। क्लस्टर तो दिखेंगे, क्लस्टर में ही स्लीपर शेप जो है आप हिस्टो की स्लाइड देखेंगे तो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ द सीरम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज मेल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मेल की नॉर्मल रेंज क्या होती है? उस वाले क्वेश्चन पेपर में फीमेल की पूछी थी, तो अपन देख लेते हैं इसमें क्या होती है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 30 to 60 mg/dl होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेन यूज ऑफ द बोन मैरो ट्रेफाइन बायोप्सी। ट्रेफाइन, जब भी बोन मैरो की ट्रेफाइन बायोप्सी करते हैं, अभी हमने क्या डिस्कस किया था? एस्पिरेट। अब ट्रेफाइन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जमशीदी निडल, इस्लाम निडल, इस टाइप की निडल्स का यूज करते हैं। उसका भी गेज 18 होता है। ठीक है, उससे क्या करते हैं, मांस का और हड्डी का टुकड़ा जो बोन मैरो होती है उसका निकालते हैं। तो कौन कौन सी स्टेन कर सकते हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। मैसन ट्राइकोम कर दे सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या देखने मिल सकता है, इसमें आपको मसल्स देखने मिलती है, आपको कोलेजन देखने को मिलता है। एचएनई स्टेन तो रूटीन स्टेनिंग होती है। रेटिकुलिन स्टेन में रेटिकुलिन फाइबर देखने को मिलते हैं, जो रेटिकुलिन सेल्स होते हैं किसमें? आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। बोन मैरो भी हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंतर्गत आने वाला पार्ट है। तो कौन सी नहीं कर सकते हैं आप? एल्सियन ब्लू नहीं कर सकते। एल्सियन ब्लू हम जो करते हैं वो म्यूकस के लिए करते हैं, और वो भी एसिडिक म्यूशन के लिए। किसके लिए करते हैं? एसिडिक म्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉलोइंग ऑर्गेनिज कंटेन सुपर एंटीजन एक्सेप्ट। निम्नलिखित जीवों में सुपर एंटीजन पाए जाते हैं, पोलियो वायरस में, रेबीज वायरस में, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस में। तो इसका राइट आंसर जो है पोलियो वायरस है। बहुत बच्चे बोल रहे थे रेबीज वायरस है, पर उन्होंने हमें इसका एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं किया है। तो मेरी तरफ से जो है पोलियो वायरस ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड क्लियरिंग एजेंट्स। गुड क्लियरिंग एजेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो सारी की सारी प्रॉपर्टी है एक को छोड़ के, एक्सेप्ट पूछा है, सिवाय को छोड़ के। तो नॉट डिजोल्व आउट डाइज यूज फॉर स्टेनिंग, बिल्कुल सही है। दूसरा, एवोपरेट टू क्विकली इन द वैक्स बाथ, ये आपका गलत है। मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसका राइट आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, बाकी इजीली रिमूव ऑफ द मेल्टेड पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स को तो रिमूव करता ही करता है। रैपिड और क्विक रिमूवल ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब अल्कोहल को ही रिमूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड। बहुत सिंपल सा है, हमेशा पूछा जाता है डीकैल्सिफिकेशन से। तो राइट जवाब इसका क्या है? डीकैल्सिफिकेशन। रिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड पॉइंट इज डन बाई विच मेथड। अंतिम बिंदु का निर्धारण किस तरीके से किया जा सकता है? सिंपल एसिड से, रेडियोग्राफी से, आयन एक्सचेंज से, चिलेशन से। तो इसका राइट जवाब जो है वो है रेडियोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट्स होता है टोटल सीरम प्रोटीन में कितना होता है? ठीक है, टोटल सीरम प्रोटीन में कितना होता है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, 20 से 25% टोटल सीरम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में जब आप ब्लड बैंकिंग में लंबे समय तक 35 डेज तक आप वो रखते हैं ब्लड को, तो न्यूट्रिशंस कौन प्रोवाइड करता है? सोडियम सिट्रेट करता है, EDTA करता है, CPDA1 करता है, या हेपेरिन करता है? तो कौन करता है? CPDA, सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। CPDA, सिट्रेट आपका एंटीकोगुलेंट की भांति काम करेगा, डेक्सट्रोज आपको क्या देगा? एनर्जी देगा, है ना। सिट्रेट फास्फेट, CP माफ कीजिएगा, फास्फेट, ये बफर की भांति काम करेगा। क्या है ये? बफर। CPDA, डेक्सट्रोज क्या देगा आपको? एनर्जी देगा, और एडिनिन आपको वो देगा 35 डेज तक इसकी लाइफ स्पेन को मेंटेन करके रखेगा। व्हाट डज रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ? ठीक है, डाइसैकेराइड प्रोसेसिंग ओनली फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप, डाइसैकेराइड प्रोसेसिंग फॉर द एल्डिहाइड कीटो ग्रुप्स, डाइसैकेराइड प्रोसेसिंग फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप्स। तो यही सही जवाब है, डाइसैकेराइड्स प्रोसेसिंग फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एडिनिन इन द एंटीकोगुलेंट सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज फॉर द ब्लड कलेक्शन इन द ब्लड बैंक इज, अभी समझाया था मैंने आपको। तो सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, ग्लूकोज जनरेट करता है, द बफर द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस टू प्रिवेंट क्लोट, तो सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? ये क्या करता है, एटीपी के लाल रक्त कोशिका का संश्लेषण करता है ताकि उसकी लाइफ स्पेन 35 डेज अच्छे से मेंटेन रहे ना। एटीपी का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीएसएफ? सीएसएफ का क्या फंक्शन होना चाहिए? ट्रांसफर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेन इनटू ब्लड, कंट्रोल ऑफ स्लीप बैक साइकिल, एसेंशियल फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, रेगुलेट हार्मोन सीक्रेशन। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रेन इनटू ब्लड, पहला ऑप्शन ही इसका राइट है। ठीक है बच्चों, क्या है? पहला ऑप्शन ही इसका राइट है। ये क्या करता? मस्तिष्क के अपशिष्ट उत्पादों को रक्त में स्थानांतरित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज प्रेजेंट इन द सीमेन इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमस, स्पर्मेटोजोआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेमिनल वेसिकल, पर मैंने 3 क्वेश्चन पेपर देखा है, उसमें किसी में एपिडिडाइमस भी लगाया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है कैंसिल हो सकता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्लड टेस्ट, बिडाल टेस्ट? बिडाल टेस्ट का जो पर्पज है वो क्या है? तो टू डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड फीवर, ठीक है, टू डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर सब्सटेंसेस दैट आर इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाई देमसेल्फ, वे पदार्थ जो स्वयं एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करने में असमर्थ क्या कहलाते हैं? एपिटोप कहलाते हैं, पैराटोप कहलाते हैं, हेप्टेंस कहलाते हैं, मेटोटोप कहलाते हैं। तो राइट जवाब जो है हेप्टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो एंटीजन में होता है वो क्या होता है आपका? एपिटोप होता है। जो आपका एंटीबॉडी में होता है वो पैराटोप होता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब जो है वो हेप्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंटेंट, सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड में क्या रहता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्या रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो सब पता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, काइल यूरिया या चाइल्ड यूरिया इज ए कंडीशन वेयर इज द यूरिन कंटेंट्स, इस पर बहुत बड़ी बहस चल रही थी ग्रुप में कि क्या सही है? तो लिम्फ ही इसका राइट आंसर है ना। क्या है? लिम्फ ही सही आंसर है। विच ऑफ द गिवन फिक्सेटिव आर कंपोज्ड ऑफ द एल्कोहल बेस एंड वैक्स लाइक सब्सटेंसेस ऑफ वैक्स फिक्सेटिव? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था कि जो आप वैक्स लाइक सब्सटेंसेस या वैक्स फिक्सेटिव का यूज करेंगे वीट फिक्सेटिव के लिए, वो उसमें क्या होना चाहिए? फिजिकल होना चाहिए, न्यूक्लियर होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए, या कोटिंग होना चाहिए? ऐसे फिक्सेटिव जो है कोटिंग होते हैं और फ्रोस्टेड स्लाइड बोलते हैं इनको। कई बार ये वैक्स कोटिंग बेचते हैं ताकि आप कहीं भी अगर कहीं पे कैंप लग रहा है तो वहाँ पे स्मीयर प्रिपेयर करें और इसी में ही लाएं। इन ह्यूमन क्रिप्टो स्पोरिडियम का कारण क्या है? डर्मेटाइटिस है, निमोनिया है, डायरिया है, या मेनिंजाइटिस है? तो इसका राइट जवाब जो है वो है डायरिया, ठीक है। क्या है? डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेपकिन सॉल्यूशन कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? जो ड्रेपकिन सॉल्यूशन होता है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? साइनमीथ हीमोग्लोबिन मेथड के लिए करते हैं, जो कि मोर रिलायबल है। उसमें क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहता है, पोटेशियम साइनाइड रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो क्या रहता है? पोटेशियम साइनाइड रहता है। ये पॉइजनस होता है, तो आपको स्पेशली एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है आपको जब भी इसको हैंडल करते हैं आप एचबी लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन? निम्नलिखित में से सारी की सारी हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की मेथड है, लेकिन सिवाय एक के। तो वो सिवाय एक क्या है? बिंट्रोप। बिंट्रोप से क्या करते हैं? ESR लगाते हैं, साथ में PC भी करते हैं, है ना। और एली सेल के लिए भी बफी कोड प्रिपेयर करते हैं। तो साइलेज आपकी हीमोग्लोबिन की हो गई, गैसोमेट्रिक भी हीमोग्लोबिन की हो गई, शाइनमीथ हीमोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की डिटेक्शन की मेथड हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिश्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट? टिश्यू क्या पूछा है इसने, थोड़ा समझना पड़ेगा। टिश्यू डिहाइड्रेटिंग मतलब जो डिहाइड्रेट करता है। तो वेरियस या वेरियंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल, इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग मतलब 70% एल्कोहल ले लिया, 80% ले लिया, 90% ले लिया, और एब्सोल्यूट एल्कोहल के 3 जार ले लिए। तो वेरियंग ग्रेड्स के एल्कोहल हो गए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेन इन ह्यूमन प्लाज्मा? इस पे भी बड़ा बच्चों ने सोचा कि क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वो 0.9 ही सही जवाब है। अगर ये 90 ml होता, 90% होता तो भी सही होता। अगर ये 900 होता तो भी सही होता, 900% होता तो भी सही होता, है ना। वो कम ज़्यादा कर सकता है रेशियो। CSF फॉर्म ए कॉवे इन द स्टैंडिंग एज? तो मकड़ी के जाले के समान जो संरचना दिखती है CSF में, उसको क्या बोलते हैं?
तो मतलब कौन सी कंडीशंस में, कौन सी बीमारी में दिखती है, तो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में दिखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन सा है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, टायरोसिन है, ग्लाइसिन नहीं है, एलानिन नहीं है, टायरोसिन ही अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक है। द प्रोसेस वाई विच हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन आर एग्जामिन्ड विथ द वेयर आइज बिफोर प्रोसीड फर्दर एज, ये सीधा सीधा पूछा गया है कि जब हिस्टोपैथोलॉजी में आप प्रोसेस करते हो और आंखों से, नेकेड आई से जो है आप उसको एग्जामिन करते हो कि उसकी डायमेंशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, तो ग्रॉसिंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉसिंग बोलते हैं ना। ग्रॉसली एग्जामिनेशन मतलब नेकेड आई से सारी कुछ उसका पूरा डायमेंशन देख लेना, उसका कलर देख लेना, उसकी कंसिस्टेंसी देख लेना, उसकी साइज देख लेना, उसका शेप देख लेना, ये ग्रॉसिंग में ही आता है। पोस्ट क्रोमेटाइजेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यू विथ फॉलोइंग नॉर्मल फिक्सेशन, जब भी हम नॉर्मल फिक्सेशन करते हैं, पोस्ट क्रोमेटाइजेशन सामान्य स्थिरीकरण के बाद ऊतकों का क्या उपचार है, 3% पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है, इसमें परसेंटेज दिया था और 3% ही सही है। द टर्म पैप स्मीयर इज अप्लाइड टू स्मीयर ऑब्टेन फ्रॉम, पैप आलेप शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से प्राप्त आलेप पर किया जाता है, फीमेल कॉलोन, फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल जेनिटल। ये भी मेरा साइटोपैथोलॉजी के एमसीक्यूएस में क्वेश्चन थे, इस बार बहुत क्वेश्चन आए मेरे साइटोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में से, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज अ राइट आंसर। चलिए तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद मैं एक अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ, आपका कंप्लीट वो शिफ्ट्स का एनालिसिस करने वाला हूँ, क्या नंबर बढ़ सकते हैं आपके, कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कितने सही हो सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपने डीएमएलटी स्टूडेंट से, बीएमएलटी स्टूडेंट से, एमएमएलटी स्टूडेंट से ज़रूर सब्सक्राइब कराइए आप। थैंक यू फ्रेंड्स।